Hello student, I'm Leelam Chandraka from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है क्लास मैमेलिया। इस लेक्चर में हम क्लास मैमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो जो मैमेलिया है वो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है और टेट्रापोडा का सबसे लास्ट क्लास मैमेलिया है। ठीक है, इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन को। मैमल्स जो है वो सबसे एडवांस्ड ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंतर्गत ह्यूमंस को भी रखा गया है। इस क्लास का सबसे डेवलप्ड एनिमल ह्यूमन है क्योंकि इनके ब्रेन जो है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है, मैमेलिया वर्ड लैटिन से आया है और लैटिन में एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है मैमा। मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। मतलब इस क्लास के एनिमल के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड मतलब कि इसमें स्तन ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद है अबाउट 5000 लिविंग स्पीसीज। तो इस क्लास में लगभग 5000 लिविंग स्पीसीज आती हैं। उसके बाद है मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल्स, और मैमल्स की जो स्टडी होती है उसको मैमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर है सीनोजोइक इरा, एज ऑफ मैमल्स। तो एक टाइम पीरियड है जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से लेकर के आज तक के टाइम को अलग अलग इरास में बांटा गया है। उसमें एक टाइम पीरियड था जिसको बोला जाता है सीनोजोइक इरा। ठीक है, और सीनोजोइक इरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी पर मैमल्स का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सीनोजोइक इरा में हुआ है, इसलिए इसे एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स की एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब थलीय। तो ऐसे जंतु जो ज़मीन पे पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। ठीक है, और कुछ जो है वो एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो एक स्तनधारी है, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से डॉल्फिन भी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, तो वो एक्वेटिक हो गए। ठीक है, और कुछ जो है वो एरियल होते हैं, मतलब कि ऐसे जंतु जो कि हवा में उड़ते हैं उसे बोला जाता है एरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए चमगादड़। चमगादड़ को भी मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जो कि एरियल होते हैं। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर है द हेयर्स आर प्रेजेंट। तो मैमल्स की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, मतलब कि उनके बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स का बना हुआ एक्जोस्केलेटन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रैट का डायग्राम दिया हुआ है, तो अगर आप रैट में देखोगे तो उनकी पूरी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी मैमल्स है, जैसे कि काऊ हो गया, हॉर्स, डॉग, कैट और ह्यूमन, इन सभी में भी इनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि इनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो इनमें मेमोरी ग्लैंड मतलब कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन है वो स्वेट ग्लैंड से होता है। ये स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। उसके बाद है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड द टेल। इनका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है। इसमें सबसे आगे की तरफ हेड होता है, उसके बाद होता है नेक मतलब कि गर्दन, फिर बीच वाले पार्ट को ट्रंक बोला जाता है और सबसे पीछे टेल होता है। ठीक है, फिर है लिम्स आर 2 पेयर। इन लिम्स मतलब हाथ पैर, तो इसमें लिम्ब जो है वो 2 पेयर होते हैं, आगे वाले हाथ यानी कि फॉर लिम्ब और पीछे वाली हैंड लिम्ब। ठीक है, उसके बाद है पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब जब कभी लिम्स में 5-5 उंगलियां हो तो हम कहेंगे पेंटाडेक्टाइल। ठीक है, और ये लिम्ब जो है वो सभी मैमल्स में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि काऊ, हॉर्स में देखोगे वो तो उनमें हुप्स पाए जाते हैं, उनकी जो पैर है
उसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है हुप्स या फिर खुर भी बोला जाता है इसको। और अगर ह्यूमन में देखोगे तो ह्यूमन में फिंगर्स होते हैं। ठीक है, तो हाथ पैर जो है वो सभी के अलग अलग तरीके के हैं, तो ये उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड होते हैं। जैसे कि हॉर्स में दौड़ने के लिए अडॉप्टेड हो गए, ह्यूमन में चलने के लिए अडॉप्टेड हो गए। इसी प्रकार से कुछ मैमल जो होते हैं वो पेड़ पे चढ़ते हैं, तो पेड़ पे चढ़ने के लिए उनके जो हाथ पैर हैं वो अडॉप्टेड होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, तो इसी कारण से ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद है स्किन इज ग्लैंड्यूलर, तो इसका जो स्किन होता है वो ग्लैंड्यूलर होता है। त्वचा पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया या फिर सिबेसियस ग्लैंड हो गया। ठीक है, स्वेट ग्लैंड मतलब कि इसको पसीने की ग्रंथियां भी बोला जाता है, इससे स्वेट निकलती है। ठीक है, और सिबेसियस ग्लैंड से एक ऑयल ऑयल का सिक्रीशन होता है, इसे ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारी फेस जो है वो ऑयली दिखता है, तो ये जो ऑयल है इन्हीं सीबेशियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद है द सर्विकल वर्टिब्री और यूजुअली 7। सर्विकल वर्टिब्री मतलब मान लो ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन से पीछे की साइड स्पाइनल कॉर्ड निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हमारी बोन है उससे स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से घिरी होती है, तो इसमें इस प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि रीढ़ की हड्डी। तो हमारा जो स्कल है, स्कल मतलब कि जो ब्रेन वाला पार्ट है वो जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और इन रीढ़ की हड्डी के जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं इनको बोला जाता है वर्टिब्रिस। ठीक है, अब गर्दन वाले रीजन में जितनी वर्टिब्रिस होती है उनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रिस। ठीक है, तो मैमल्स की एक खास बात ये होती है कि उनके पास में 7 सर्विकल वर्टिब्रिस होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन का बोन दिया हुआ है, मतलब कि उसका स्कल दिया हुआ है, तो ये है इनका स्कल, और स्कल से स्पाइनल कॉर्ड निकला होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से इस प्रकार से घिरा रहता है। ठीक है, तो जो गर्दन वाले रीजन में जो वर्टिब्रिस प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है सर्विकल वर्टिब्रिस, और गर्दन वाले रीजन में जो सर्विकल वर्टिब्रिस है उनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, अब जो जिराफ होते हैं, जिराफ भी मैमल्स के अंतर्गत आता है, तो उनकी गर्दन जो है वो लंबी होती है, बट उनकी वर्टिब्रिस की संख्या उतनी ही रहती है। इसमें भी 7 सर्विकल वर्टिब्रिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस उनकी जो सर्विकल वर्टिब्रिस है वो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी जो सर्विकल वर्टिब्रिस है वो लंबी लंबी होती है, लेकिन इसकी संख्या 7 ही होगी। ये फर्स्ट वर्टिब्री है, ये है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये है 7। ठीक है, उसके बाद है द टीथ आर थिकोडोन, हेटेरोडोन एंड डाइफाइडोंट। इसमें टीथ जो है वो थिकोडोंट, हेटेरोडोन और डाइफाइडोंट प्रकार का होता है। हेटेरोडोंट मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसाइजर, सेकेंड होता है केनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर्स, और फोर्थ होता है मोलर्स। ठीक है, तो जब सारे टीथ एक जैसे होंगे तब उसे बोलेंगे होमोडोंट। ये हमने फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा। जो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो सेम टाइप की होती हैं, इसी कारण इसको होमोडोंट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो दांतों का अलग अलग प्रकार से होना कहलाता है हेटेरोडोंट। ठीक है, उसके बाद थिकोडोंट का मतलब क्या है, तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे जॉस मतलब कि हमारी जबड़े की जो बोन है उसके अंदर धसे होते हैं, तो उसे कहते हैं थिकोडोंट। ठीक है, और डाइफाइडोंट मतलब डाई का मतलब होता है 2, तो ऐसे दांत जो कि जीवन में 2 बार आए तो उसे कहा जाता है डाइफाइडोंट। ठीक है, तो मैमल्स में प्राइमरी टीथ जो है वो बच्चों में आते हैं, इसे मिल्क टीथ कहा जाता है, और इसकी संख्या लगभग 20 होती है। उसके बाद ये टूट कर गिर जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें सेकेंडरी टीथ आते हैं जो कि लाइफ टाइम बना रहता है,
और ये परमानेंट होते हैं और इनकी संख्या जो है वो ह्यूमन में 32 होती है। ठीक है। उसके बाद है अब्सेंस ऑफ क्लोएका। क्लोएका इसमें अब्सेंट होता है। अब मैमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्लोएका अब्सेंट होगा। ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसमें 3 सिस्टम ओपन होते हैं उसे क्लोएका कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैमल्स में इन तीनों सिस्टम के लिए अलग अलग पोर होता है। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो एनस के थ्रू बाहर खुलता है और जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो लास्ट पोर है वो यूरिनोजेनिटल पोर के थ्रू बाहर खुलता है। ठीक है। तो इसमें इन तीनों सिस्टम के लिए अलग अलग पोर पाए जाते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेशन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन के लिए इसमें फेफड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। तो इनका जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। तो मान लो ये है ह्यूमन का हार्ट। तो इनका जो ऑरिकल होगा वो 2 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है राइट ऑरिकल और सेकेंड होता है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है। इसी प्रकार से वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में बटा होगा। एक है राइट वेंट्रिकल और सेकेंड है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इसमें भी बर्ड्स के समान ही होता है। इसमें भी डबल सर्कुलेशन हार्ट पाया जाता है। मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से वेना कावा के थ्रू इसके राइट ऑरिकल में आते हैं। फिर राइट ऑरिकल से यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाते हैं प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है। और जब लंग्स में ब्लड प्योर होगा तब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जो शुद्ध रक्त होता है वो इनके लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। तो ऐसे हार्ट को डबल सर्कुलेशन हार्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो 2 बार होके गुजरता है हार्ट से। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। तो इनमें जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर्ड होंगे। 2 इसमें ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद है आरबीसी और नॉन न्यूक्लिएटेड। तो अभी तक हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं उसमें देखा कि जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। फिर है एक्सक्रिएशन बाय किडनी। तो एक्सक्रिएशन किडनी के थ्रू होता है और ये यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक मतलब तो जब कोई एनिमल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है। उसके बाद है क्रेनियल नर्व 12 पेयर। तो क्रेनियल नर्व क्या है? तो हमारे ब्रेन वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है क्रेनियम और इसके अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। यानी कि अगर कोई नर्व डायरेक्ट हमारी ब्रेन में जा रही है तो उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व। जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान से निकलने वाली जो नर्व होती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन में जाती हैं। ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल ईयर विथ ईयर पिन्ना। तो ज़्यादातर मैमल्स की ईयर में ईयर पिन्ना पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो रैट है इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं जो कि पिन्ना के फॉर्म में होते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर है मान लो ये है एक्सटर्नल ईयर। ठीक है। ये एक्सटर्नल ईयर जो है वो इस प्रकार से बाहर की ओर निकला रहता है और अंदर थोड़ा सा इसमें ट्यूब होता है। तो ये है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद में यहाँ पे होता है मिडिल ईयर और मिडिल ईयर में 3 छोटे छोटे बोन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो पहली हड्डी है इसको बोला जाता है इनकस, सेकेंड को बोला जाता है मैलस और थर्ड को बोला जाता है स्टिपीज।
ठीक है। तो जो मिडिल ईयर है उनमें 3 छोटी-छोटी बोन होती हैं। फर्स्ट बोन को बोला जाता है इंकस, सेकंड को मैलस और थर्ड को स्टिपिस बोला जाता है, ठीक है। तो हमारी मिडिल ईयर में 3 बोन है, तो उन छोटी बोन्स को एक नया नाम दिया गया है। इसे कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स या फिर ईयर अस्थिकाएँ, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है। मिडिल ईयर विथ 3 ईयर ऑसिकल्स, इंकस, मैलस एंड स्टिपिस, ठीक है। और जो हमारा इंटरनल ईयर होता है वो इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और इनमें जो स्टिपिस है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, तो बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टिपिस होती है, जो कि हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। और इंटरनल ईयर इसमें इलोंगेटेड होता है। तो हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट में बटा रहता है। सबसे बाहर की ओर एक्सटर्नल ईयर होता है जो कि पिन्ना के फॉर्म में होता है। बीच में मिडिल ईयर होते हैं। मिडिल ईयर में 3 प्रकार की छोटी छोटी बोन्स होती हैं। फर्स्ट होता है इंकस, सेकेंड होता है मैलस और थर्ड होता है स्टिपिस, ठीक है। और हमारी जो इंटरनल ईयर है वो इलोंगेटेड होता है। उसके बाद है ब्रेन हाईली डेवलप। तो इनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। मैमल्स को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल। तो इसमें मेल और जो फीमेल होता है वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद है जो मेल होता है, मेल में जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के ये बाहर होगा। और ये बॉडी के बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर होता है, ठीक है। और साथ ही मेल में जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, इनमें कॉप्युलेटरी ऑर्गन के फॉर्म में पेनिस होते हैं। उसके बाद है विविपैरस। तो ये विविपैरस होते हैं, मतलब कि बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। मतलब कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो ओविडक्ट होती है, जो अंडवाहिनी होती है, उसमें स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ओविडक्ट में हो रही है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद है पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड। तो पेरेंटल केयर इसमें वेल डेवलप होगा, ठीक है। ये अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उसके बाद है फीटस या फिर इसी को एम्ब्रियो भी बोला जाता है, नरिशेस थ्रू प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो या फिर फीटस का जो डेवलपमेंट है वो माँ के यूट्रस में होता है, मतलब कि माँ की गर्भाशय में होता है। और फीमेल जो है वो एक कंप्लीट डेवलप बच्चे को जन्म देती हैं। और जब बच्चा माँ के यूट्रस में होती हैं तो वो प्लेसेंटा के थ्रू उसका नरिशमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है वार्म ब्लडेड या फिर इसी को होम्योथर्म भी बोला जाता है। तो मैमल्स के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो इसको बोला जाता है समतापी या फिर वार्म ब्लडेड या फिर इसी को होम्योथर्म भी कहा जाता है, ठीक है।